नमस्कार दोस्तों आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो नेपाल में हुई थी। इस कहानी की मुख्य किरदार है सुष्मिता रेग्मी, जो कि एक 16 साल की लड़की है। इस कहानी में ब्यूटी इंडस्ट्री की डार्क साइड को दर्शाया गया है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। ये बात है नवंबर 1998 काठमांडू, नेपाल की। सुष्मिता रेग्मी एक नेपाली एक्ट्रेस, मॉडल और एक मेकअप आर्टिस्ट थी। सुष्मिता जब 6 साल की थी तो पहली बार उन्होंने एक मूवी में एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस काम किया था। जैसे ही सुष्मिता ने 12वीं ख़त्म की, उसे हाउस ऑफ फैशन से मॉडल बनने का ऑफर आता है, जिसके लिए सुष्मिता को एक ऑडिशन देना था। और अगर वो इस ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाती तो उसके बचपन के सारे सपने सच हो जाते। लेकिन पहले ऑडिशन में वो सिलेक्ट ना हो पाई। कुछ दिन बाद हाउस ऑफ फैशन से एक एम्प्लॉय का मैसेज सुष्मिता को आता है और वो मैसेज था कि आ जाओ, तुम्हारा फ़ोटोशूट करते हैं। सुष्मिता ये मैसेज पढ़कर बहुत ही खुश और एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो मैसेज एक बहुत ही बड़े और जाने माने फोटोग्राफर ने किया था। इस फोटोशूट के लिए सुष्मिता से 5,000 रुपये लिए गए। इतना ही नहीं, इस फोटोशूट में एक और आदमी भी था, जिसका नाम हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उस आदमी ने सुष्मिता की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत हो और आप इसी फील्ड के लिए बने हो। इतना ही नहीं, उस आदमी ने सुष्मिता को अपने नेक्स्ट ब्यूटी पेजेंट शो में हिस्सा लेने का ऑफर भी दिया। सुष्मिता इस ऑफर से बहुत खुश हो गई और बिना सोचे समझे उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस ब्यूटी पेजेंट शो में बहुत ही बड़े नाम जुड़े हुए थे। एक वो फोटोग्राफर, एक वो इंसान जिसने सुष्मिता को ये ऑफर दिया, और रह चुके मिस नेपाल मालविका सुब्बा। सुष्मिता मालविका को अपना इंस्पिरेशन मानती थी, इसलिए सुष्मिता ने बिना सोचे समझे इस शो के लिए हाँ कह दिया। सुष्मिता ने इस शो के लिए बहुत ही तैयारी की और जब वो दिन आया तब सुष्मिता शो की फर्स्ट रनर अप रही, जो कि बहुत बड़ी बात है। शो खत्म होने के बाद उस आदमी ने एक बार फिर से सुष्मिता को मैसेज किया कि शो सक्सेसफुल होने की खुशी में हमने एक पार्टी रखी है एवरेस्ट होटल में, आप आए और हमें ज्वाइन करें। सुष्मिता बहुत एक्साइटेड होकर अच्छे से कपड़े पहनकर उस होटल में गई। सुष्मिता समय से कुछ पहले ही वहां पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो सबसे पूछती है कि बाकी मॉडल्स कहाँ हैं, तो वहां मौजूद वही आदमी उसे कहता है, वो सब आते ही होंगे, तुम तब तक वहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। सुष्मिता बैठकर इंतज़ार कर रही होती है कि इतनी देर में एक वेटर उसके पास आता है और उसे एक वेलकम ड्रिंक देता है। सुष्मिता वो पी लेती है और पीने के बाद 10 मिनट बाद उसे डिजी सा फील होने लगता है। इतनी देर में वो आदमी सुष्मिता के पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। सुष्मिता कहती है कि वो ठीक फील नहीं कर रही है, इसलिए उसे घर जाना है, लेकिन वो आदमी उसे घर नहीं जाने देता। वो कहता है, तुम्हारी इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मीडिया क्या कहेगी। कहीं ना कहीं सुष्मिता को भी ये बात ठीक लगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी मॉडल्स के साथ ये हो चुका था। लेकिन सुष्मिता ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए उस आदमी ने कहा कि मैंने एक रूम मॉडल्स के रेस्ट के लिए बुक कर रखा है, तुम वहाँ जाकर रेस्ट कर लो, जैसे ही पार्टी शुरू होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। सुष्मिता उस रूम में जाकर रेस्ट करने लगती है। वो बेहोशी की हालत में होती है। कुछ समय बाद वो अपनी बॉडी को मूव होता फील करती है और जब उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि वही आदमी उसका रेप कर रहा था जब वो बेहोश थी। अगली सुबह 5-6 बजे जब सुष्मिता जागती है वो देखती है कि वो आदमी उसके साथ ही सोया हुआ था। सब देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है, जिससे वो आदमी भी जाग जाता है। वो आदमी उठ के कहता है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपए डाल दिए हैं, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और तुम मेरे पास आई थी ये सब करने के लिए। सुष्मिता बेडरूम के गेट के पास जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो गया था। वो बार बार कमरे के बाहर देखती है और उस आदमी को देखती है। अब वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी। उस आदमी ने सोचा कि सुष्मिता ने इस बार किसी को नहीं बताया, इसलिए वो इजी टारगेट है, और इसी वजह से उस आदमी ने 6 महीने तक सुष्मिता का रेप किया। सुष्मिता पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने ये सब जाकर अपने बॉयफ्रेंड को बताया और कहा कि कैसे उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है, जिनके होते वो अपने सारे सपने सच करना चाहती थी। न जाने उन्होंने ये कितनी और लड़कियों के साथ किया होगा। उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बात समझी और कहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अगर हमने उस इंसान को नहीं रोका, न जाने वो ये सब कितनी और लड़कियों के साथ करेगा।
सुष्मिता और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही उस इंसान के पास जाते हैं। जब सुष्मिता का बॉयफ्रेंड उस इंसान से सवाल करता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब क्यों किया, वो हर इल्ज़ाम से मुकर जाता है। लेकिन सुष्मिता अपने साथ सबूत के तौर पर फोटोज, मैसेजेस और बैंक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड लेकर आती है, जिससे वो आदमी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। इन सब के बाद सुष्मिता ने मालविका को कॉल किया, जो पिछली बार मिस नेपाल रह चुकी थी, और फ़ोन कर सब बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। और आगे से मालविका ने उसे जवाब में ये कहा कि ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। इतना कह के उसने फ़ोन रख दिया। मालविका का ऐसा बर्ताव देखकर सुष्मिता और भी उदास हो गई, लेकिन इन सब के बाद भी उसने हार नहीं मानी। वो अभी भी एक मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए वो एक और एजेंसी में गई। ये एजेंसी ज़्यादा फेमस तो नहीं थी, लेकिन उस इलाके में उसका जाना माना नाम था। पहले दिन वहाँ सुष्मिता का बॉडी मेजरमेंट लिया गया, जो कि एक आदमी ने लिया था। क्योंकि सुष्मिता पिछले हादसे की वजह से कुछ परेशान थी, इसलिए उस आदमी के मेजरमेंट लेने से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, और मेजरमेंट लेते लेते उसे उस आदमी ने भी टच करना शुरू कर दिया, जो कि सुष्मिता के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। सुष्मिता की पूरी बॉडी अब नंब हो चुकी थी, और कुछ समय बाद वो वहाँ से उठ के बाहर चली गई। अब सुष्मिता ने फैसला किया कि क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री ही ऐसी है, वो ये ब्यूटी इंडस्ट्री और मॉडलिंग हमेशा के लिए छोड़ देगी और एक ऐसी लाइन सिलेक्ट करेगी जहाँ लड़कियों को इज्जत मिले। 2022 में सुष्मिता ने अपनी कहानी टिकटॉक वीडियोस में बयान करने का फैसला किया, और 20 पार्ट्स में सुष्मिता ने अपनी कहानी बताई। सुष्मिता के लिए बहुत लड़कियों ने आवाज़ उठाई। आखिरकार उस शख्स का नाम सामने आया जिसने सुष्मिता के साथ ये सब किया, और उसका नाम था मनोज पांडे। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को अभी तक मनोज पांडे के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, और आज तक सुष्मिता को इंसाफ नहीं मिल पाया है। दोस्तों, सुष्मिता की कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।